नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। वह खबर है अंगरिया प्रथा से संबंधित। अंगरिया प्रथा को लेकर के आजकल कुछ न्यूज आई हैं। उन न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि यह न्यूज का बेस क्या है, इस न्यूज को हमने क्यों लिया है, और इसके साथ साथ इसकी जो विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कानूनी है या फिर गैर कानूनी है, इसका क्या अस्तित्व है, ये किस प्रकार से यह पद्धति कार्य करती है। इन सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरी चर्चा के क्या कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस रहने वाले हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए इसे आप किस पेपर में रखेंगे, तो जीएस के पेपर 3 में रखते हुए इसे आप देखेंगे, है ना। आइए बात करते हैं डायमेंशंस की। सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर हमने पिक क्यों किया है, इसका आधार क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि अंगरिया प्रथा है क्या, इसकी कार्य पद्धति क्या है और इसके कानूनी सवाल को लेकर करके क्या कुछ बातें कही गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ चिंताएं हैं, क्या कुछ कंसर्न्स हैं इस पूरे मामले में, इस पर गौर करेंगे। इसके बाद पूरी चर्चा के आधार पर जो कंक्लूजन निकलकर सामने आता है उस पर बात करेंगे और उसके बाद सबसे अंत में जो सवाल रहेगा उस पर बातचीत होगी। आइए बात करते हैं खबर क्या है। आज ही के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक खबर आई है, हु आर अंगरियाज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस, यानी अंगरियाज कौन हैं और इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस लिहाज से इस खबर को हमने पिक किया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि क्या ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी है, ये प्रथा किस हद तक कानूनी है, किस हद तक गैर कानूनी है, इस पहलू पर भी हम आगे बात करेंगे, है ना। तो इस पूरे मामले में हम जब बात करते हैं कि यह प्रथा दरअसल है क्या, तो पहली बात तो यही है कि यह परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित है। परंपरागत मतलब जो वर्तमान में भारत में बैंकिंग व्यवस्था चल रही है, आरबीआई जिसका हेड होता है और बाकी जो अन्य बैंकिंग प्रणाली है उससे इतर ये व्यवस्था है ना। एक तो हुआ परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था, ये हो गई कि जो सामान्य तौर पर जो भारत में प्रचलन में है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जिस हिसाब से कार्य कर रही है, ग्रामीण स्तर से लेकर करके और शहरी स्तर पर, महानगरों के स्तर पर, ऑनलाइन लेवल पर जो बैंकिंग व्यवस्था चल रही है, ये सब भी हम कह सकते हैं कि एक परंपरागत जो वर्तमान में ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो। लेकिन यहाँ पर परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था कहने का अभिप्राय ये है कि यह जो व्यवस्था है वर्ष 1947 यानी कि भारत की आज़ादी के पहले से ही ये जो व्यवस्था है लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये व्यवस्था कार्य कर रही थी। इस व्यवस्था की क्या कुछ विशेषताएं हैं इसके बारे में हम समझेंगे और यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है कि सीमित क्षेत्र तक ही इसका प्रभाव था। यह जो व्यवस्था है अंगरिया व्यवस्था, इसका प्रभाव दरअसल जो मुंबई का क्षेत्र है और जो गुजरात का क्षेत्र है, मुंबई और गुजरात के आसपास वाले रीजन में ही यह व्यवस्था कार्य करती है। इसमें दरअसल गुजराती, मारवाड़ी और मालबरी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है ना। तो इस लिहाज से इस व्यवस्था को आप इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए और जब हम इसकी कार्य पद्धति और इसके कानूनी सवाल की बात करते हैं तो पहली बात जब कार्य पद्धति की जाए तो इनका कार्य दरअसल होता है क्या कि नकद और हीरे सहित बहुमूल्य वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था है तो फिर इस तरीके से कोई व्यक्ति नकद जो है वो एक जगह से दूसरे जगह या फिर हीरा या फिर अन्य जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो व्यक्ति क्यों इसमें भूमिका निभाता है। तो यही इस प्रणाली की सबसे अहम विशेषता है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत, चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि यह परंपरागत व्यवस्था है, शुरू से ही लोग इस व्यवस्था को फॉलो करते आ रहे हैं। उस पार्टिकुलर रीजन में कुछ पार्टिकुलर समुदायों की जो मैंने बात कही, वे लोग इस व्यवस्था को फॉलो करते आ रहे हैं और साथ ही जो व्यापारी हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण धनाढ्य परिवार हैं उस पार्टिकुलर रीजन में, वो इस व्यवस्था को बहुत ही सही तरीके से उस पर अंजाम देते हैं, उस कार्य को करते हैं और साथ ही ये लोग विश्वास के आधार पर अपनी जो कार्य प्रणाली है इसको अंजाम देते हैं। यानी कि ट्रस्ट जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको पता ही है कि बैंकिंग व्यवस्था में, वित्त प्रणाली में ट्रस्ट का कितना अहम योगदान होता है।
तो बहरहाल यहाँ पर कहने वाली बात यही है कि जहाँ एक तरफ ट्रस्ट को लेकर करके ट्रस्ट के आधार पर वे इस कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, भारतीय संविधान में भी नहीं है रेगुलेशन, और न ही आरबीआई के माध्यम से इसका कोई रेगुलेशन है। तो इस लिहाज से ये चीज़ें यहाँ पर कुछ इतर भी दिखती प्रतीत होती हैं। यहाँ पर होता है क्या कि समूह में एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है कि यदि लाख रुपया करोड़ रुपया यदि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, जो मैंने आपको कहा भी कि मुंबई से गुजरात पहुंचाना है या फिर गुजरात से मुंबई पहुंचाना है, और बड़ी मात्रा में नकद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यदि एक व्यक्ति ले जाएगा तो हो सकता है कि उसके साथ जो धन जा रहा हो उसकी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कुछ इस तरीके की लूटपाट की घटनाएं होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि कलेक्टिव होकर करके, एकजुट होकर करके और एक साथ ये एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र तय करते हैं। नियत समय से नियत ट्रेन में ही ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है दुर्घटना का सामना इन्हें न करना पड़े। लेकिन अभी यह खबर इसलिए चर्चा में आ गई है कि मुंबई में कुछ पुलिस वाले जो है इनसे फिरौती वसूलते दिखे गए और उसके कारण जो है यह विषय चर्चा का मुद्दा बन गया। उन्होंने उन लोगों से, जो लोग इस तरीके की कार्यप्रणाली में शरीक होते हैं, उनसे फिरौती वसूलने की कोशिश की और ये डराया धमकाया है शायद कि ये जो आप नकद ले जा रहे हैं या ये जो आप सामान ले जा रहे हैं, यह जो है एक तरीके से ब्लैक मनी है और आप को यदि हमसे छुटकारा चाहिए तो आप हमें इसके बदले में कुछ पैसा दें। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इसके कारण से यहाँ पर थोड़ी चिंता भी सामने आ रही है। यहाँ मैंने आपको बताया कि नियत ट्रेन और समय का ये लोग उपयोग करते हैं। एक निश्चित समय से ये निकलते हैं, निश्चित समय से वापस आते हैं, निश्चित ट्रेन से ये सफ़र करते हैं, एक साथ होकर करके ये सफ़र तय करते हैं। लेकिन ये सब जो फिरौती की घटनाएं या फिर लूटपाट की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके कारण से कुछ कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे। आगे जो बात है कि इस पूरे मामले में कानूनी सवाल यह है कि जब रेगुलेशन की हिसाब से बात की जाए तो आरबीआई के माध्यम से इसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है ना, और न ही आरबीआई की मॉनिटरिंग इसमें होती है। तो यह भी सवाल बनता है कि आखिर इसे क्यों नहीं रेगुलेट किया जाना चाहिए, है ना। आज वर्तमान में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन का दौर चल रहा है, वित्तीय समावेशन का दौर चल रहा है और जगह जगह पर बैंकिंग व्यवस्था को और संगठित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बल दिया जा रहा है, तो ऐसे में यह जो व्यवस्था है जिसमें खतरा हमेशा बना रहता है और हो सकता है कि यह जो व्यवस्था है किसी गलत तरीके से होने वाले जो आय है उसको भी अंजाम दे रही हो, तो क्यों नहीं इस पर कुछ शिकंजा कसा जाए, कानूनी शिकंजा कसा जाए। तो इस लिहाज से यहाँ पर कानूनी सवाल भी उठ खड़े होते हैं। तो अगली बात जब हम बात करें यहाँ पर कि क्या कुछ चिंताएं यहाँ निकल कर सामने आ रही हैं, क्या कुछ कंसर्न्स निकल कर सामने आ रही हैं, तो पहली चिंता तो यही है कि सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर चुनौती सामने आ रही है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जाहिर सी बात है कि लूटपाट की संभावना बनी हुई है। पुलिस वाले ही फिरौती की डिमांड कर रहे हैं, है ना, डकैती हो रही है या फिर सामान की चोरी होने पर कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है सुरक्षा की जो चुनौती है ये सामने आती हुई दिखती है। इसके साथ साथ नियमित बैंकिंग प्रणाली का यहाँ पर अभाव दिखता है। कोई ऐसी सिस्टमैटिक व्यवस्था नहीं है, है ना। ये लोग क्या करते हैं कि कोड का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाकर करके और पैसा देने में और वहाँ से पैसा वापस लेने में या इस तरीके की गतिविधियों में। होता ये है, यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि यदि मान लिया जाए कि मुंबई से 1 करोड़ रुपया लेकर जाना है गुजरात, तो उसमें होता यही है कि जिस व्यापारी का या फिर जिस धनाढ्य व्यक्ति का वह पैसा दूसरे जगह जाना है, गुजरात में जाना है, तो वह व्यक्ति अंगड़िया से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अंगड़िया एसोसिएशन होता है इनफैक्ट, तो उनसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया और उसके आधार पर जो भी एक नॉमिनल फ़ी उन्हें अदा किया जाता है व्यापारियों के द्वारा। और ये अंगड़िया क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर के गुजरात चले गए और जिस पार्टिकुलर व्यक्ति को देना है वो पैसा उसे दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इस तरीके से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा तो रहा है, पैसा लेकर जा रहा है, उसके एवज में वह एक नाम मात्र का शुल्क ले रहा है,
लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि नियमित बैंकिंग प्रणाली में जो व्यवस्था होती है कि एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए, कुछ इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं और इस लिहाज से यहाँ पर एक कंसर्न उभर कर सामने आता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कर व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, मान लिया कि 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जितना भी रुपया एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मॉनिटरिंग आरबीआई के माध्यम से या फिर उस पार्टिकुलर बैंक के माध्यम से की जा रही है और टैक्सेशन का जो है उस पर एक शिकंजा लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में जब एक व्यक्ति हैंड टू हैंड मूव कराता है पैसा, मनी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है, तो यहाँ पर टैक्सेशन वाली स्थिति को लेकर करके उहापोह जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2013 में भी एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से छापेमारी की गई थी अंगरिया समुदायों को जो क्षेत्र थे वहाँ पर, और वहाँ पर उन लोगों ने हवाला दिया था कि हमारी जो व्यवस्था है इसमें किसी भी प्रकार की कर चोरी की गुंजाइश नहीं है। हम लोग बजाब्ता हम जो भी कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं उसमें हम रसीद लेते हैं और रसीद देते हैं, यानी कि हमारी जो कार्य प्रणाली है कागजी तौर पर पुख्ता है। इस कारण से किसी भी प्रकार की काले धन से संबंधित जो संभावना हो सकती है वह संभावना नहीं है और न ही हम किसी भी प्रकार के हवाला कारोबार में संलग्न हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं अंगरिया से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अंगरिया व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक अपना तर्क है। लेकिन कुल मिलाकर के एक सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर टैक्सेशन को लेकर करके भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है, भारत सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं टैक्सेशन को लेकर के, वो जो है किस हिसाब से ये लोग फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। इस पूरे मामले में यदि हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर सामने आती हैं, पहली तो यही है कि रेगुलेशन व्यवस्था की ज़रूरत है ना। जब पूरे भारत में हम एक सही तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं तो इसमें जो वर्तमान में ये अंगड़िया प्रथा चल रही है, शुरू से लेकर के अभी तक की जो ये प्रथा कंटिन्यू काम कर रही है, उनको एटलीस्ट रेगुलेट करने की कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर की जाए या फिर आरबीआई के माध्यम से वह व्यवस्था की जाए। यदि वो रेगुलेट होते हैं तो उनके संदर्भ में जो भी चिंताएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसको दूर करने में मदद मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा सुविधा की जो आवश्यकता है इन मामलों में कि ये चोरी और डकैती या फिर लूटपाट या फिर जो फिरौती जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के भी यदि राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है, आवश्यक सुरक्षा जो उन्हें ज़रूरी है वो यदि मुहैया करवाया जाता है तो इससे उन्हें राहत मिल सकती है ना। तो ये सब बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं जो कि आपको इस लिहाज से समझने के लिए उपयोगी होंगी कि यह जो प्रथा है किस हिसाब से कार्य करती है, इसका मकसद क्या है और इसके क्या कुछ प्रॉस एंड कॉन्स सामने आ सकते हैं। तो आइए इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उसको एक बार देख लेते हैं। चर्चा में रही अंगड़िया प्रथा क्या है, बैंकिंग व्यवस्था में इसके औचित्य का परीक्षण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर आपको पहले खंड में समझाने की कोशिश करनी है कि अंगड़िया प्रथा किस हिसाब से काम करती है, इस प्रथा से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जो लोग हैं, वो उनकी कार्यशैली कैसी है, वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह पर सामान या फिर जो धन राशि है उसको ले जाते हैं, उसके एवज में उन्हें क्या मिलता है और इसका क्या कुछ महत्व है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स जो भी हैं, क्या नाफा है क्या नुकसान है, उसके बारे में आपको बताते हुए जो सेकेंड खंड है इसके औचित्य का परीक्षण करना है, उस हिसाब से आप उसका उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।